नमस्कार दोस्तों। आप अक्सर जू में घूमने जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं, कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। जैसे आप पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में जाते हैं और भारत के कई शहरों में चिड़ियाघर बने होते हैं, लेकिन जब ही आप पढ़ने आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये क्या होता है। तो हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय उद्यान क्या है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इतना ही जान लीजिए इसके बारे में एक लाइन में सीधी सी जबान, कि आप किसी भी शहर में जू घूमने जाते हैं तो वो राष्ट्रीय उद्यान होता है। मैं सबका इसका आपको पीपीटी भी बताऊंगा। और राष्ट्रीय उद्यान में होता क्या है, आपको तो घूमने की इजाज़त है, नेचर आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन को यह जिम्मेवारी है कि वह प्राकृतिक चीज़ों का, वो पेड़ पौधे पशु पक्षी हों, उनका वो संरक्षित करें। और जो भी व्यक्ति उसमें घूमने जाता है उसे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा। पटना में ही आप अगर जाते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान में, मैंने पटना के जू में जाते हैं, तो जिस जानवरों के और बाड़ों में जाते हैं तो वहाँ एक प्लेट लगाया कि उसके बारे में पूरा बताया जाता है कि क्या करता है, कैसे करता है, इसकी लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सब बताई जाती है। नेचर को संरक्षित करने का जो काम करता है, नेचर को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी शहर है बहुत बड़ा, तेजी से फैल रहा है, वहाँ का नेचर तेजी से लुप्त हो रहा है, तो लोगों को जानने के लिए कहीं कहीं वहाँ पर मनोरंजन केंद्र भी होता है। हमारा जू मुख्य रूप से मनोरंजन केंद्र ही होता है, लेकिन नेचर का संरक्षण कैसे किया जाता है और कैसे की जाती है, ये हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में बताया जाता है। इसके बारे में चर्चा भी और आगे करेंगे। वन्य जीव अभयारण्य है, तो वन्य जीव अभयारण्य का सीधा मतलब है कि विशेष पेड़ पौधों की विशेष प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान की जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष जो पेड़ पौधे प्राणी होते हैं उनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और यहाँ भी कई प्रकार के नियम हैं जो मैं आगे आपके और समझाऊंगा। और तीसरा जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका सीधा मतलब है कि मैंने पिछले क्लास में आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था, जैव विविधता। इस क्षेत्र में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जीव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है। जो प्राणियां लुप्त हो रही हैं, जो पौधे लुप्त हो रहे हैं, उनका विशेष ध्यान, उनका पलवन वर्धन कराया जाता है। तो अपने तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अंतर समझा कि राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के माध्यम से किसी बढ़ते शहर को, किसी विशेष क्षेत्र को संरक्षित करके नेचर को संरक्षित करते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में यहाँ पर विशेष पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, संरक्षण किया जाता है। अब आइए हम आगे जानते हैं इसके बारे में, और टोटल पॉइंट्स क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रीय उद्यान जहां आप अपने परिवार के साथ, अकेले के साथ भ्रमण करने जाते हैं, जू में घूमने जाते हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान में आप जो मुख्य पॉइंट है, जो परीक्षा के व्यू से हैं, उसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझिए आप। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाया गया संरक्षित क्षेत्र होता है। कोई ऐसे ही घूम उसमें अंदर घुस कुछ नहीं कर लेगा, ये सरकार बनाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इनमें वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की रक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कुछ और बातें जानिए जो परीक्षा उपयोगी है, मैंने परीक्षा में आएंगे। पहला पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास होता है। आप पटना के जू में जाइए तो गैंडा के लिए विशेष, पटना का जो जू है गैंडा प्रजनन का सबसे विशेष क्षेत्र है भारत में। तो यहाँ पर वन्य जीवों के लिए आवास होता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। आप भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते या पर पाबंदी लगाई जाती है। इनमें शिकार करना, पशुओं को चराना और व्यवसायिक निष्कर्षण जैसी गतिविधियां वर्जित होती हैं। व्यवसायिक निष्कर्षण का मतलब हुआ है कि आप वहां से लकड़ी नहीं काट सकते, जानवरों को सामान लाकर बाहर बेच नहीं सकते। राष्ट्रीय उद्यानों का मकसद जैव विविधता का संरक्षण करना, शिक्षा देना,
मनोरंजन मुहैया कराना भी होता है। यहाँ भी हम लोग डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं और लोगों को घूमने की इजाज़त देते हैं कि वो नेचर में भ्रमण करके अपने तन और मन को दुरुस्त कर सके। राष्ट्रीय उद्यानों में आने वाले लोगों को संरक्षण के महत्व के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कैसे हम लोग वन्य जीवन का संरक्षण करें, कैसे नेचर का संरक्षण करें। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। समझ लीजिए कि जितने भी जू बनाए जाते हैं इस पर पहला हक किसका होता है, सेंट्रल का, लेकिन इनकी देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राष्ट्रीय उद्यानों को बनाता है, लेकिन वहाँ की कार्यविधिया का नियंत्रण भी सेंट्रल करता है। इसलिए आप जान लीजिए कि किसी भी जू का जो हेड ऑफिसर होता है वो यूपीएससी के एग्जाम से आता है, जिसको हम लोग आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जो यूपीएससी तर्ज पे होता है पास जो आएगा तो किसका मुलाजिम हो गया, सेंट्रल का, लेकिन उसका खर्चा, देख रेख, बहुत से ऐसे काम है जो राज्य सरकारें करती हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1905 में स्थापित हुआ था। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1905 में स्थापित हुआ था और भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये आंकड़े एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप इसको 106 मान के चलिए। तो आपने जाना कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसकी मूल बातें मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताया। नेक्स्ट आता है वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में जानिए। जो वन्य जीव अभयारण्य है इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को और प्लांटों को संरक्षित किया जाता है, उन्हें पल्वित और वर्धित करने के लिए वहाँ पर सभी काम किए जाते हैं और ये भी भारत के महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेशों में इसका निर्माण किया जाता है। ये विशेष रूप से भी संरक्षित क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी होती हैं जो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। सीधा से मतलब है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कोई प्रजाति रेड डाटा बुक में है, कोई प्रजाति लुप्त हो रही है, तो भाई इसको कहाँ करेंगे, वन्य जीवन अभयारण्य में करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, पोसेंगे। इन अभयारण्यों को सरकार या गैर लाभकारी संगठन नामित करते हैं। देखिए, अभयारण्यों को सरकार या गैर लाभकारी माने एनजीओ संगठन नामित करते हैं। और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में कुछ और तथ्य नीचे जानिए। सीधा से मतलब है कि वन्य जीवन अभयारण्य जू से इसलिए भिन्न है कि यहाँ पर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इन अभयारण्यों का मकसद वन्य जीवों की आबादी और उनके आवासों को बनाए रखना है। ये अभयारण्य पर्यावरण और स्थानीय समुदाय को कई तरह के फायदा ही पहुंचाता है। मतलब कि कुछ सीमा तक लोगों को यहाँ पर दोहन करने की छूट दी जाती है। अभयारण्य शब्द की उत्पत्ति अभय और अरण्य से हुई है। अभय का मतलब होता है जहाँ जानवर घूम सके और अरण्य का मतलब वन होता है, माना जहाँ जानवरों का फ्री भ्रमण हो। क्या हो, आपके जू में जानवर फ्री नहीं घूमे, याद रखिएगा। जू में हम लोग जानवरों, राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग जानवरों को विशेष बाड़े में, वो छोटा बड़ा हो या बहुत बड़ा बड़ा हो, उसमें संरक्षित करके ही रखा जाता है। उसमें आपको जाना मना होता है, उसके बारे में आप बाहर से देख सकते हैं। और वहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो खुले नहीं रहते, वो विशेष बाड़े में रहते हैं, लेकिन यहाँ इनकी फ्री छूट होती है, वे कहीं भी घूम सकते हैं। भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या जनवरी 2023 तक 567 थी। ये अभयारण्य 1,22,564.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सवाल आ सकता है कि भारत के वन्य जीवन अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,22,564.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और टोटल कितना है 567 है। गिर वन्य जीव अभयारण्य जो गुजरात में है, भारत का एक अच्छा पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ फलगी वाला बाज, कठफोड़वा, एरियोल, जंगली मैना और पैराडाइज फ्लाईकेचर जैसे पक्षी देखे जा सकते हैं। मतलब कि एक गिर का विशेष एग्जाम्पल दे दिया गया कि ये भी एक अभयारण्य है। गिर अभयारण्य गुजरात में है और गिर शेरों के लिए भी फेमस है। गिर वन के जो शेर होते हैं, गिर में सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं और यहाँ विशेष प्रकार के पक्षियों के बारे में जानकारी दे दी गई। तो आप ये जान लिए कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, पौधों
और विशेष जानवरों की यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। लोगों को भी इसमें सामान्य दोहन का अधिकार होता है। यहाँ के जानवर फ्री होते हैं, वो विचरण कर सकते हैं, जू की तरह बंधे हुए नहीं हैं। तो ये हमारा हुआ वन्य जीवन अभयारण्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब पूरा जैव मंडल हो गया, जिसमें पौधे और प्रजातियां जब दोनों मिल जाती हैं तो इसे हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जब बायोडाइवर्सिटी का किसी विशेष क्षेत्र में हम लोग उसका संरक्षण करते हैं, जैव विविधता को हम लोग संरक्षित करने वाले क्षेत्र को चुन दिया है कि इसमें कुछ भी होगा हम लोगों को इसमें नुकसान नहीं करने देंगे और हमारा पूरी तरह से इसमें बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जैसे एलिफेंट्स का भी हो सकता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के सभी जीव जंतु पौधे प्लांट्स को शामिल किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो इसके बारे में हम लोग इतना ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यह जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र है, प्रजातियों का संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न जीवों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाने की काम किया जाता है और हल्का फुल्का लोगों का यहाँ पर अधिकार होता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में और जानकारी क्या है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र, माने भारत का जितना भी कोस्टल इलाका है, इस छोटे से मैप में आप देखेंगे तो बीच का स्थलीय भाग भी है और कोस्टल वाले इलाके भी हैं। तो यहाँ जैव विविधता को हम लोग संरक्षित करते हैं। इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम माने MAB, मतलब कि मैन एंड बायोस्फीयर माने मनुष्य की सहायता से, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB का मान्यता प्राप्त है। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को के MAB वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। माने भारत के कुल 18 जैव मंडलों में से 11 जो है यूनेस्को ने MAB के तहत सम्मिलित कर लिया है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कुछ और जानकारी जानिए। देखिए, यूनेस्को से सम्मिलित करने का मतलब क्या है कि यूनेस्को जिसको अपना लिया उसको वो क्षति होने नहीं देगा। वहाँ के कई प्रकार के मैनेजमेंट खर्चे काम ही वो देखता है। ये क्षेत्र जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। मैंने जो नेचर जंगल है, ज्यों का त्यों उसको आरक्षित हम लोग कर लेते हैं। ये क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जानवरों के संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, उनका यहाँ पर संरक्षण होता है। इस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन को भी संरक्षित किया जाता है। मतलब कि भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें जो जनजातियां रहती हैं उन्हें अपने सारे कामों को करने के लिए छूट दी जाती है। ये अलग बात है कि कुछ विशेष राज्यों में किसी कानून बना करके आदिवासियों के विचरण को बौनेपन कर दिया गया था कि वे जंगलों का पुनः दोहन नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने अपने जंगल पर पूरे अधिकार के लिए लड़ा और विजयी भी रहे हैं। तो जंगलों को ज्यों के त्यों अगर संरक्षित कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से जैव विविधता संरक्षित हो जाएगी। लेकिन आदिवासियों के बहाने, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के बहाने कई तरह के माइंस लगाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। इस पर भी सरकार ने कानून बना दिया है और विशेष क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया है। लेकिन आदिवासी जो वहाँ पहले से रहते आ रहे हैं उन्हें वहाँ से निष्कासित करने की बात को खत्म कर दिया गया। उस क्षेत्र में रहेंगे और उनका भी संरक्षण किया जाएगा। तो इसलिए इन क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन को भी संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बदलावों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक रेफरेंस सिस्टम के काम करते हैं। माने इसमें रेफरेंस देखता है कि किस प्रकार बदलाव होता है, इसकी निगरानी करता है, इसके रेफरेंस के आधार पर दूसरे जगहों को हम लोग संरक्षित करते हैं। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, याद रखिएगा। भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक कुछ हिस्से सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना है। यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से यह ढका रहता है। तो ध्यान रखिए कि भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में बनाया गया है
और हिमाचल प्रदेश में एक कोल्ड डेजर्ट माने बर्फ वाला मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व बना है, जब वहाँ रहने वाली विशेष प्रजातियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। तो आज के इस क्लास में, इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में जाने कि भारत का बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें क्या मूल बातें हैं। इसके बाद हम लोग ने जाना कि जैव वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, इसमें आपको सबसे अंतर करने को सवाल दे सकता है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जाने, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, इसमें क्या क्या होता है, सारी जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रीलिम्स में इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको करने क्या है कि भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान को भारत के मैप पे लोकेट करने हैं, देखने हैं। कभी हो सकता था नेक्स्ट क्लास मेरा इस पर हो सकता है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यह मेंस के लिए भी अच्छी है और पीटी के लिए भी अच्छी है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले क्लास में।